नमस्कार, सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी के अंदर। मैं लोकेंद्र सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं। और अभी जो हमारा टेस्ट हुआ था 14 जुलाई को, उसका ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करने वाले हैं। वो सारों का अभी हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन और आंसर जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, किए जा सकते थे। नॉर्मल हम अगर पढ़ के जाएं तो यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो परीक्षा एकेडमी आपके लिए काफी अच्छी पहल लेके आया है, जिसके अंदर क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही ज्यादा मिनिमम अकाउंट में, बहुत ही ज्यादा कम अकाउंट में, बहुत ज्यादा फीस जो है बहुत ज्यादा कम है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपको जिस तरह से आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, एक पर्यावरण आपके आसपास में बनाया जाएगा, जिसमें आपके रोल नंबर आएंगे। रोल नंबर के बाद में आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, वहां पे आपका एग्जाम लगेगा और उसी के अंदर फिर आपका रिजल्ट और आपकी मेरिट भी आएगी। ठीक है, तो ये सारा जो है हम प्रोसेस यहाँ पे परीक्षा एकेडमी के अंदर इस कोर्स के अंदर लेके आए हैं। तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम फीस है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें इसको। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम जो है इससे पहले क्वेश्चन नंबर 80 तक हम देख चुके हैं। सारे वीडियोस जो है आई होप आप सभी ने देख लिए होंगे। 80 तक हम देख चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 81 जो है ये हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रश्न संख्या 81 पे जाते हैं। 80 तक हम देख चुके हैं, यहाँ पे 81 पे हम देखें तो यहाँ पे जो है कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें हमको बताना है कि वो सत्य है या असत्य है। ये चीज बतानी है कि वो सही है या गलत है। वो चीज यहाँ पे कुछ कथन दिए गए थे, 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको बताना है। तो चलिए इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 81, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 81 के अंदर इस बार पिछली बार की तुलना में कम महिलाएं चुनाव जीती हैं। ये चीज हमने यहाँ पे देखनी है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कथन है वो सही है या गलत है, वो चीज हमको देखनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चुनाव के अंदर क्या हुआ है, कम महिलाएं यहाँ पे चुनाव जीती हैं। ये चीज यहाँ पे फैक्ट हो जाती है। दूसरा क्या है, 16वीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या जो है वो घटकर कितनी रह गई है, 20 रह गई है। जो 15वीं विधानसभा थी, इससे जो पहले वाली जो विधानसभा थी उसके अंदर 23 हुआ करती थी, तो 23 से घटकर वो कितनी हो गई है, 20 हो चुकी है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका वर्गीकरण करें तो यहाँ पे विधानसभा चुनाव में 9 महिलाएं उम्मीदवार थी। कहां पे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज भी हमको याद रखनी है। और ज्यादा हम अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल 7 उप मुख्यमंत्री यहाँ पे रह चुके हैं। राजस्थान के अंदर जो है कुल 7 उप मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्रथम है वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है सबसे पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कमला बेनीवाल थी। ठीक है, सबसे पहली जो महिला उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल। 25 जनवरी 2003 से 8 दिसंबर 2003 तक इन्होंने पद पर रही हैं। उसके बाद में देखेंगे विद्याधर नगर के जयपुर से दिया कुमारी जी जो है, ये दूसरी बार यहाँ पे हुआ है कि महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ये इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया, तो 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो ये अंतिम और 7वें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पे 7वें उप मुख्यमंत्री कौन है, ये प्रेमचंद जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो 6ठे नंबर पे कौन आ जाता है, दिया कुमारी जी, और 7वें नंबर पे कौन आ जाता है, प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी बैरवा जो है ये यहाँ पे हमारे पास में 7वें नंबर पे आ जाते हैं। कहां से चुनाव जीते हैं, तो दूदू विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत के आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे वरिष्ठतम सदस्य को हम क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्यपाल क्या करते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे इसका काम क्या होता है, कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर पद पर अभी नियुक्त किया गया है। राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा है उसके अंदर जो कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर के पद पे अभी के लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे विधानसभा के अनुच्छेद 180 के अंतर यह दिया गया है कि एक प्रोटेम स्पीकर जो है इसकी शक्तियां क्या क्या होती है वो बताई गई है। यहाँ पे क्या है, अस्थाई होता है। ये खुद क्या होता है, अस्थाई होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे स्थाई जो स्पीकर होता है वो जैसे ही पद ग्रहण कर लेता है उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर की वहां पे जरूरत खत्म हो जाती है। ठीक है, जो कार्य है वो क्या रहता है, स्थाई अध्यक्ष का
चुनाव कराना। जो स्थायी अध्यक्ष बनेगा, स्थायी जो यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा, स्पीकर बनेगा, उनका यहाँ पे चुनाव करवाना है सबसे पहला काम। और अन्य सदस्य जितने भी होते हैं ना, उनको सदस्यता की शपथ दिलाना, ये यहाँ पे इसका काम हो जाता है। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का काम क्या क्या है, तो वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे 82 के अंदर क्या दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं जिनके अंदर हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कथनों के ऊपर यहाँ पे उत्तर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे प्रश्न संख्या 82 है, इसके अंदर आर्थिक समीक्षा जो हुई है उसके अनुसार देखा जाएगा कि जो WPI है ये 1999 और 2000 के आधार पर वर्ष, जो आधार वर्ष है वो 1999 और 2000 का है। WPI का जो डेटा निकालते हैं हम, उसका जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, 1999 और 2000 वाला। ये जो समय काल है उसको हमने आधार माना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका वर्ष जो है वो कितना है, 2004-05 से 2017-18 जो है इसके रूप में संशोधित कर दिया गया है। पहले 2004-05 था, अब ये कितना हो गया, 2017 में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, 2011-12 कर दिया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक जो है WPI जो है एकमात्र सामान्य सूचकांक है जो समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से बताता है। इसमें मतलब क्या है कि यहाँ पे जो WPI हम निकालते हैं ना, तो ये पूरी पिक्चर हमको दिखा देता है पूरे भारत की। ठीक है, भारत में कौन सी चीजें ज्यादा खरीदी गई है, कौन सी चीजें कम खरीदी गई है, कौन सी चीजें अच्छी चल रही है, कौन सी चीजें बुरी चल रही है, उन सब के बारे में यहाँ पे जैसे जैसे खरीद होती है वैसे वैसे यहाँ पे बता देता है। तो WPI जो है ना, ये पूरा आपको एक ही जगह पे पूरी जो जानकारी है वो उपलब्ध करा देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका जो हमारी GDP है, तो हमारी जो GDP है आकलन जो है उसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। जो हमारी GDP होती है उसका आधार वर्ष क्या होता है, 11-12 होता है। ये हमने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है हमने बना रखे, जिनके हिसाब से हम जो है वो जो हमारी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन कौन से उनके नाम बताता हूँ। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, CPI बोलते हैं इसको। IWD आधार वर्ष 2016 है इसका। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI AAL, आधार वर्ष है इसका 1986 से 87 का। तो ये हमारे पास में 4 जो सूचकांक है उनके बारे में बता रहा हूं मैं। अगले जो हैं 2, यहाँ पे देखिए ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI RL। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आता है CPI RUAC। ठीक है, तो यह क्या है, आधार वर्ष 2012 आ जाता है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आधार वर्ष जो है इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्यों के प्रमुख आर्थिक संकेतों के बारे में यहाँ पे अखिल भारत के तुलनात्मक विवरण का के आधार पर निम्न में से सही विकल्प को चुनना है हमको। ये अभी हमारे पास में क्या है, इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, तो ये चीज भी हमको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे देखो लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं, तो लिंग अनुपात की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2011 के डेटा को अगर माने तो यहाँ पे 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है, 928 ही है। राजस्थान के अंदर कितने, 928 ही है। वहीं पे भारत की अगर बात करोगे तो वो 943 है। मतलब भारत से भी हमारा जो औसत है वो थोड़ा सा कम है। दूसरा क्या है, बाल लिंग अनुपात जो है वो 0 से 6 वर्ष के बीच में देखेंगे तो 2011 के हिसाब से बात करें तो प्रति 1000 बालक पे कन्याएं कितनी है, बालिकाएं कितनी है, तो 888 ही है। ठीक है, 888 है, जिसमें भारत का कितना है, 919 है। तो इसमें भी हम क्या है, पीछे ही है। ठीक है, भारत का जो औसत है उससे भी हम पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर देखोगे 2011 के हिसाब से तो 17.8% है राजस्थान की। भारत में कितनी है, 16.6। वहीं पे अनुसूचित जनजाति की अगर संख्या देखोगे 2011 के हिसाब से तो 13.5% आ जाती है राजस्थान में। 8.6% जो है वो भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जनजातियों का परसेंटेज जो है वो राजस्थान के अंदर ज्यादा है, प्रतिशत दर यहाँ पे राजस्थान के अंदर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें
साक्षरता दर की अगर बात कर रहे हैं, फिर से वही है 2011 के हिसाब से, तो 66.1% जो है वो यहाँ पे साक्षरता दर है। वहीं पे भारत की अगर बात करोगे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे 73% जो है वो भारत में लोग जो है वो प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, साक्षरता दर पुरुषों में अगर बात करें तो 79.2% जो है वो यहाँ पे देखी गई है। भारत में देखेंगे तो यहाँ पे 80.9% है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वहीं पे महिलाओं की बात करोगे 2011 के हिसाब से तो 52.1% है राजस्थान में, 64.6% कहाँ पूरे भारत के अंदर। तो वहां पे भी थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 के अंदर देखो देश के रामसर साइटों के बारे में यहाँ पे कथन पूछे हुए, तो वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड साइट होती है आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि मतलब जहां पे पानी रहता है, ऐसे कोई क्षेत्र है। यहाँ पे देखेंगे 1971 में ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन क्या होता है? मीटिंग होती है। कई सारे देश जब आ जाते हैं, वहां के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सारे आते हैं, वहां पे कोई एक मीटिंग करते हैं, तो उसको कन्वेंशन बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। ये जो मीटिंग हुई थी इस पे बाद में जो डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन क्या है? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ये चीजें हैं, तो उसके ऊपर हस्ताक्षर कब कर दिए थे? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, उसके बाद में 1982 में मई के 2024 तक भारत में 82 हमारे पास में आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास में कितने? 82। यहाँ पे हम 2024 तक की ही बात कर रहे हैं, मई जो 2024 है उसके तक बात कर रहे हैं। उसके बाद में अब कोई नई बन जाती है तो वो सारा डेटा अलग हो जाएगा। देश के 1332.3739 हेक्टेयर जो जमीन है, क्षेत्र है, इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे आर्द्र भूमियां देखने को मिलती है। यहीं पे अपन देखेंगे नंबर 3 पर आ गया है भारत। ठीक है, नंबर 3 पे आ गया है भारत, जो चीन के बराबर आ गया है। ठीक है, चीन के बराबर, चीन में भी कितनी है? इतनी ही है। ठीक है, चीन के बराबर आ गया है भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 82 जो है वो हमारे पास में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। वहीं पे सबसे ज्यादा अगर देखोगे ना तो यहाँ पे यूके के पास में आती है। सबसे ज्यादा क्या है, कहाँ है? यूके के पास में आ जाती है। कितनी? 175 है। हमारे पास कितनी है? 82 ही आर्द्र भूमि है। ठीक है, यूके के पास में कितनी है? 175 आ जाती है। जबकि मैक्सिको के पास में कितनी है? 144। तो उनके पास में बहुत ज्यादा आर्द्र भूमि जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास में इतनी ज्यादा आर्द्र भूमि अभी के लिए है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले 2024 में आर्द्र भूमियों की प्रमुख आर्द्र भूमियां जो है जो 2024 में घोषित हुई है, उन सब के ये नाम है: अग्नाशिनी, ज्वार नदमुख कर्नाटक, मगादी केरी संरक्षण, कराईवेटी पक्षी, आनंदगुड चोला रिजर्व और अंक समुद्र पक्षी, नागी पक्षी और नकटी पक्षी। ये सारे जो है क्षेत्र हैं ये हमारे पास में आ जाते हैं। एरियाज देख लेते हैं: कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और ये बिहार। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्षेत्र भी याद रखने कि कौन से क्षेत्र के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। ये वैसे आपको फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के जीआई टैग जो दिए गए हैं, जो हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग देते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि यहाँ पे जो जीआई टैग दिए जाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कौन सी चीज को यहाँ पे असत्य है, कौन सी चीज जो है यहाँ पे असत्य है, ये चीज हमको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे भौगोलिक सूचक संकेतक जो है, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग इसको बोला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद मतलब किसी जगह पे कोई विशेष चीज बनती है या फिर विशेष चीज उगाई जाती है, तो उस चीज को बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे जीआई टैग उसको मिल सकता है कि ये चीज जो है ये यहाँ की स्पेशल है, यहीं की ऑथेंटिक है। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे मिलती है, यही असल है। उसके अलावा जितने भी सामग्री इसके नाम से आती है वो सारी नकली है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो भौगोलिक उत्पत्ति जो है वो यहाँ पे देखी जाती है कि क्षेत्र कहाँ है, सबसे पहले उत्पत्ति हुई है वो क्षेत्र कहाँ है, वो चीज यहाँ पे देखी जाएगी। यहाँ पे किन किन चीजों को ले सकते हैं? कृषि ले सकते हो, प्राकृतिक किसी चीज को ले सकते हो, मशीनरी को ले सकते हो, या फिर किसी मिठाई को भी ले सकते हो, आदि कोई चीज है तो उसको भी यहाँ पे इसके अंदर जीआई टैग जो है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे तो WTO के हिसाब से देखें
तो यहाँ पे देखो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, यहाँ पे बौद्धिक संपदा को, यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट जो हुआ है, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, बौद्धिक संपदा होती है कि आप कोई चीज का वहां पे पेटेंट ले लेते हो तो उस चीज के अंदर इसका हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जीआई टैग के जो प्रकार है वो बौद्धिक संपदा के अंदर आता है। ठीक है, वो क्या है, क्योंकि किसी ने कोई चीज अगर खाने में कोई चीज बनाई है, कोई मिठाई बनाई है, तो उसमें उसकी बुद्धि लगी है। ठीक है, तो इस वजह से उसको बौद्धिक संपदा के अंदर डाला गया है। वहीं पे भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंदर इनको क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। इस हमारे पास में जो अधिनियम है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीआई टैग किसी को देते हैं। पंजीकरण जो है वो 10 साल के लिए होता है। किसी को अगर जीआई टैग मिल रहा है तो वो 10 साल के लिए होता है, उसके बाद में उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान से हम देखेंगे यहाँ पे प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी है। तो हाल ही में क्या है, नाबार्ड की मदद से क्या हुआ है, राजस्थान में 5 जीआई टैग मिले हैं। नाबार्ड जो है, नाबार्ड जो बैंक है, NABARD, नाबार्ड जो बैंक है, इसकी मदद से 5 जीआई टैग जो है अभी अपन को राजस्थान में मिले हैं। कुल कितने हमारे पास में, 21 हमारे पास में कुल यहाँ पे जीआई टैग वाली वस्तु हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए, नवीनतम जीआई टैग किन किन को मिला है, यहाँ पे अपन देखेंगे नाथद्वारा के जो पिछवाई है इसको हमने यहाँ पे जीआई टैग दिया है। इसका मतलब क्या होता है, श्रीनाथ जी की मंदिर के मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है। ये क्या है, एक चित्रकारी का टाइप है। जोधपुरी बंदेज है, ठीक है, मलमल, रेशम और बॉयल कपड़े पर विशेष रंगाई व छपाई की जाती है। ये मतलब क्या है, कपड़े के ऊपर रंगाई व छपाई की जाती है, उसकी एक विशेषता है। यहाँ पे आप देखेंगे उदयपुर की कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन गर्म व ठंडा करने एक जटिल प्रक्रिया है द्वारा अलकृत किया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या है, हथियार बनाने की एक जो कला है उसको यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बीकानेर की कशीदाकारी के में कपास, रेशम व मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। इसको भी जीआई टैग मिला है। और फिर बीकानेर उस्ता कला, इसको भी यहाँ पे मिला है। इसमें ऊंट की खाल पर विशेष कारीगरी की जाती है। ये चीज को भी आप जीआई टैग मिला है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब इनके नाम पे कोई दूसरा वैसे चीज बना के नहीं बेच सकता। ये चीज यहाँ पे जीआई टैग का मेन फायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम बार गणमान्य को कौन संख्या की दृष्टि से भारत रत्न प्रदान किया गया। किसको यहाँ पे जो है वो सबसे लास्ट में किसको यहाँ पे भारत रत्न जो है वो दिया गया है, ये चीज हमको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 86 है, भारत रत्न पुरस्कार जो है ये क्या है हमारे पास में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिकों को मिलने वाला सबसे ऊपर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे ऊपर फिर कोई ना दूसरा अवार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, भारत सरकार ही देती है। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय सेवा जो है, राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको दिया जाता है। इन सेवाओं में क्या क्या चीजें मिलती है, कला को जोड़ा जाएगा, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, इन सब चीजों को शामिल किया गया है। इनके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी कोई सेवा देते हैं तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में देखो स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 के अंदर ये चीज हुई थी। यहाँ पे तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहले उन्हीं ने यहाँ पे ये प्रथा जो है वो शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। और अगर यहाँ पे जानकारी देखें इसके बारे में, प्रारंभ में मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। मतलब किसी पर्सन की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके बाद में उसको भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में जोड़ दिया गया कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में भी उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब तक पुरस्कार प्राप्त मान्यगण कितने अब तक हो चुके हैं, तो 53 मान्यगण जो है अभी तक के हिसाब से उनको सम्मान दिया जा चुका है, जिसके अंदर 14 जो थे उनको तो मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनको जो है भारत रत्न दिया गया है। 2024 में कुल 5 गणमान्य को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको नाम देखा होगा, कर्पूरी ठाकुर है, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा है, फिर रावणमन कोम्बू सवाशिवन है, स्वामीनाथन है। इन सभी को यहाँ पे मिला है। और अब तक कितने दिए जा चुके हैं, 53 दिए जा चुके हैं, जिसमें इस बार कितने थे, 5 जनों को दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली है। चलिए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। ठीक है,
T20 वर्ल्ड कप 2024 में संबंधित निम्नलिखित कथन बता रखे हैं। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के हिसाब से देखो प्रश्न संख्या 87, प्रश्न संख्या 87 आप सभी को पता होगा T20 वर्ल्ड कप जो है अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, तो ये करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्या हुआ था, फाइनल मैच हुआ था 29 जून को। ठीक है, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में स्थित केंसिंगटन ओवल जो है यहाँ पे मैदान है, उसके अंदर यहाँ पे जो है खेल यहाँ पे हुआ था। इसके बाद में जो टॉस है वो 7:30 बजे खेला गया था। टॉस जो है बाद में शुरुआत में बहुत बाद में मैच की शुरुआत कब हुई थी, 8 बजे यहाँ पे मैच की शुरुआत हो गई थी। और स्थानीय समय के हिसाब से देखोगे तो सुबह जो है 10:30 बजे से हमारे पास में ये जो खेल है वो शुरू हो गया था। ठीक है, स्थानीय समय है, क्योंकि भारत के अंदर और यहाँ पे जो अफ्रीका है उसके अंदर काफी ज्यादा दूरी है, तो जिसकी वजह से समय में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है विश्व सबसे अधिक जो विकेट लेने का जो गेंदबाज है वो कौन है, फजलक फारूकी जो है सबसे ज्यादा इन्होंने जो है विकेट लिए हैं। 8 मैचों में 17 विकेट इन्होंने लिए थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आदर्शदीप सिंह जो है इन्होंने क्या किया था, 17 विकेट लिए थे। ठीक है, जबकि T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का बांग्लादेश के शाकिब अल हसन जो है वो सबसे ज्यादा आज तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पूरे जो हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा किसी ने लिए हैं तो यहाँ पे शाकिब अल हसन है। इन्होंने कितने लिए थे, 43 पारियों में 50 विकेट लिए थे। ठीक है, यहाँ पे 43 पारियों में 50 विकेट यहाँ पे लिए हैं। ये चीज यहाँ पे इनके नाम पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आ जाता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। सबसे अधिक रन किसने बनाए, तो यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज जो है उन्होंने सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं इनके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है, तो यहाँ पे विराट कोहली जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। विराट कोहली ने जो है वो 4000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ जाते हैं, रोहित शर्मा आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं श्रीलंका के महिला जयवर्धने। उसके बाद में इंग्लैंड के कप्तान कौन, जॉस बटलर जो है वो चौथे स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, इनके बाद में चौथे नंबर पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम आता है। यहाँ पे आप देखेंगे T20 विश्व कप 2024 जो है वो भारत ने जीत लिया था। वहीं पे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। इन लोगों ने क्या ले लिया है, संन्यास ले चुका है। और यहाँ पे 37 वर्ष की उम्र है रोहित शर्मा की, 35 वर्ष की उम्र है विराट कोहली की, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो है उससे संन्यास ले चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय जो T20 का जो मैच है उससे संन्यास ले चुके हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक रन यहाँ पे देखेंगे 4000 से ज्यादा रन, दोनों ही बल्लेबाज जो है वो 4000 से ज्यादा रन यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। चलिए ये सारा हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो परीक्षा एकेडमी है ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी पहल लेके आ रही है। इसके अंदर आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, मंथली रिवीजन टेस्ट होंगे। और यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न होता है जिसमें आपको सेंटर पे बुलाया जाता है, उसके बाद में आप वहां पे जाके पेपर देते हैं। एक इन्विजिलेटर होता है, उसके निगरानी में आप पेपर देते हैं, फिर आपका रिजल्ट घोषित होता है, आपकी मेरिट बनती है। तो वो सारे पैटर्न के ऊपर यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम यहाँ पे शुल्क के ऊपर आपको ये सारे कोर्स, ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी जो है इस नंबर पे कॉल करके अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें। उसी के साथ साथ में जो MM सारण पब्लिक स्कूल है उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर इसका ऑफिस भी है, तो यहां पर भी आके आप ऑफलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसके अंदर सीधा सीधा हम आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका ये रॉकेट है जिसका नाम है स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप जो है वो इसी का नाम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसने उड़ान भरी थी तो उसके 4 मिनट बाद में ही यहाँ पे क्या हुआ कि इसका इंजन जो है वो काम करना बंद हो गया, जिसकी वजह से यह फट गया और मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके अंदर जाके गिर जाता है। यहाँ पे कुल 33 इंजन थे। इस एक रॉकेट के अंदर कुल 33 इंजन लगे हुए थे। जो क्या हुआ, 39 किलोमीटर तक की ऊंचाई इसने प्राप्त की। उसके बाद में इसके कई सारे इंजन जो है वो, इसलिए कई सारे जो पुर्जे थे वो काम करना बंद हो गए और ये वापस से ब्लास्ट होकर नीचे कहां गिर जाता है, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। यहाँ पे अपन देखेंगे सुमेलित करना है, युद्धाभ्यास है और कौन से देश के साथ में ये करते हैं, तो वो चीज हमको यहाँ पे देखनी है। चलिए
यहाँ पे सीधा सीधा आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें जो देखो सबका सब यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है वो सारे यहाँ पे दे चुके हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा होता है, ऑस्ट्रा हिंद होता है, ओसिंडेक्स होता है, पिच ब्लैक होता है, ये चीज होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है, संप्रीति होती है, इन बीएन कॉर्पेट होता है, इन बीएन बिलाट होता है, इन बीएन एसएफ होता है, टेबल टॉप होता है, संवेदना होता है। ठीक है, भारत और ब्राजील के बीच में और दक्षिण अफ्रीका इनके बीच में क्या होता है, IBSAMAR ये होता है। भारत चीन के बीच में क्या होता है, हेड इन हेड होता है। और भारत मिस्र के बीच में क्या होता है, साइक्लोन होता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसी तरह से ये आपके सामने ही है, जितने भी सारे हमारे पास में ये युद्धाभ्यास होते हैं वो सारे इसके अंदर हमने जो है वो एक ही लिस्ट के अंदर सारा का सारा बता दिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार ये चीज देखनी ना पड़े। अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए होता है तो उसी नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेपर भी जो है वो अवेलेबल हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास में युद्धाभ्यास है जो आप देख लीजिएगा, इन सभी को आपको देखना है, ये सारा फैक्ट है। तो यहाँ पे समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप आई होप सभी ने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 90। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 90 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा गया है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए 16वां वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पे क्या होता है, सरकार द्वारा गठित होता है। एक तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है, 280, जिसके द्वारा क्या है 16वां वित्तीय आयोग जो है ना वो यहाँ पे गठित होता है। उसके बाद में हम देखेंगे अरविंद पनगड़िया जो है इनको 1 अप्रैल 2026 तक 26 से 5 वर्ष के लिए, यहाँ पे 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पे क्या बनाया जाता है, यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आयोग के जो प्रमुख है इसके रूप में ये कार्यरत रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक इसमें होते कौन कौन है, तो एक अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ साथ में विभिन्न सदस्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पे जो सदस्य हैं वो कौन कौन है, अजय नारायण झा है, जॉर्ज मैथ्यू है, मनोज पांडा है, यहाँ पे सौम्यकांति घोष है, और अंशकालिक सदस्य हैं वैसे तो ये यहाँ पे ऋत्विक रजनम पांडे हैं, ये क्या है, सचिव है। ये सारे यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में 91 क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे क्या है, 7वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसके अंदर से बताना है हमको कि कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। ये चीज आई होप सभी के पास में पेपर है, आप सभी क्वेश्चन पेपर को रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, राज्यों का वर्गीकरण समाप्त हो गया। तो यहाँ पे जो है राज्यों का जो वर्गीकरण है उसको समाप्त किस तरह से किया गया है यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत सारे जो पहले यहाँ पे राज्य हुआ करते थे उनके अलग अलग वर्ग बनाए जाते थे, उन सारी चीजों को जो है अभी के टाइम पे यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे देखोगे इकाइयों को 2 वर्गीकरण निर्धारित किए गए थे, क और ख। यहाँ पे क कौन सा था, राज्य, और दूसरा क्या है, संघ क्षेत्र। 2 हमारे पास में क्षेत्र थे, एक तो था राज्य और दूसरा क्या है, संघ क्षेत्र। संविधान संशोधन अधिनियम 14 राज्य और 6 संघ हुआ करते थे। पहले के टाइम पे क्या था, 14 राज्य और 6 संघों को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऐड हो गई है। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल के बारे में देखें तो यहाँ पे अनुच्छेद 153 है, इसमें बताया जाता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 153 है, उसी के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर वहां पे परिस्थिति है ना तो 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है, ये चीज भी यहाँ पे देखी गई है। पहले के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, राज्य प्रमुख हुआ करते थे, राज्य प्रमुख हुआ करते थे, उनको बाद में एंड कर दिया गया और बाद में क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया है। लोकसभा की सीटों में वृद्धि की गई है, किस तरह से, 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था, 500 सीटें जो थी उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 525 कर दिया गया था। पहले 500 सीटें हुआ करती थी 1956 से पहले, उसके बाद में क्या कर दिया गया था, सीटों को बढ़ा के कितना कर दिया, 525 कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर चले तो यहाँ पे देखोगे 31वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था कौन से साल में, 1973 में। इसमें 525 जो सीटें थी उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया गया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। 84वां संशोधन अधिनियम जो है 2001 के अंदर हुआ था, इसमें बताया गया है कि
2026 के बाद में जो भी जनगणना होती है, जो हमारे पास में हमको पता है कि 2031 में ही होगी, तो 2031 में जो जनगणना होगी उसके हिसाब से, उनके जो संख्याओं के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, स्थित कर दिया जाएगा और मौजूदा कुल संख्या को 1971 की जनगणना पर आधारित थी। अभी जो हमारे पास में सीटें हैं ना, वो 1971 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो 2031 में हमारे पास में 2026 तक के लिए क्या किया गया, यहाँ पे जो डिलिमिटेशन थी या फिर जो निर्वाचन के क्षेत्र था, इसको पहले सीमाएं जो है वो बार बार बांटी जाती थी, वो चीज यहाँ पे रोक दी गई थी इस 2001 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे 2026 के बाद में अब 2031 की जो जनगणना होगी उसके हिसाब से हम जो है वो फिर से नई यहाँ पे सीटों का वर्गीकरण करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न संख्या 92। तो यहाँ पे जो है हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 243 ख के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अनुच्छेद 243 की बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे उनके क्या क्या जो है शक्तियां होती है, या फिर कौन कौन जो व्यक्ति हैं वो मिलकर बनाएंगे संस्था। यहाँ पे अनुच्छेद 243 क जो है उसमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का उपयोग प्रयोग और ऐसे कृत्य कर सकेगी जैसा जैसा राज्य विधानमंडल विधान विधि द्वारा उपबंधित करेंगे। मतलब विधानसभा जैसा, विधानमंडल जैसा बताएगी, उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 ख की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के गठन का उपबंध करता है। यहाँ पे क्या है, 3 स्तर की यहाँ पे पंचायत की जो गठन है, पंचायत की जो व्यवस्था है उसका यहाँ पे गठन किया जाता है, ये चीज बताता है अनुच्छेद 243। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 243 छ या फिर 243 जी, ये हमारे पास में आ जाता है। इसके अंदर क्या बताया गया है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा। यहाँ पे क्या है, जो विधि द्वारा बनाई जाती है ना, उसके अंदर और ज्यादा शक्तियां दी जा सकती है। ये जो पंचायत का कोई भी हमारे पास में सभा है वगैरह है, तो इनके अंदर और ज्यादा पावर वगैरह दी जा सकती है, ये चीज का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नोट क्या है, प्रश्न में आंशिक संशोधन संभव है, विधानसभा द्वारा ग्राम सभा को शक्तियां देने संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 क में है। अनुच्छेद 243 ख, फिर भी आपका उत्तर विधानसभा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वहां पे थोड़ा सा वो वेरिएशन है, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो है वो यही रहेगा। ये चीज हम आपको क्लियरली यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। तो यहाँ पे 93, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जितने भी हैं, राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, कौन से साल तक रहे हैं, कौन से साल में शुरू हुए थे, वो चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यकाल कब शुरू हुआ था, 1949 में, अब तक 14 और 1949 से अब तक 14 लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 14 लोग जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल शर्मा जो है वो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार जो है संभाल रहे हैं। ठीक है, संभाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे 5 बार ये सांसद बन चुकी हैं, 5 बार विधायक बन चुकी हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 16वीं विधानसभा के लिए 6ठी बार विधायक के रूप में निर्वाचित होकर विधानसभा में आई है। ठीक है, ये यहाँ पे आप इनका देखेंगे, यहाँ पे इनका जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहीं पे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें श्रीमती वसुंधरा राजे जो है राजकीय मुख्यमंत्री के रूप में सेवा में एकमात्र ऐसी महिला है जो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। ऐसी एकमात्र ऐसी महिलाएं जो 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, इससे पहले कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो 2 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुकी हो। नेक्स्ट आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी के ऊपर। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी है आधुनिक राजस्थान का निर्माता है, हम सभी को पता है क्योंकि ये हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं। लगभग 17 वर्ष तक ये क्या रहे थे, यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लगभग 17 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे 1954 से लेके 1971 तक यही यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जो है
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं, ये चीज भी है। जो इनका भी पॉलिटिकल कैरियर जो है वो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा रहा है। यहाँ पे अपन देखेंगे राजनीतिक जीवन काल में लगातार 10 बार विधायक बने हैं, ये लगातार 10 बार विधायक बने हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाता है। यहाँ पे जो है 10 बार विधायक बनना बहुत ज्यादा एक बड़ी बात होती है। यहाँ पे हम देखेंगे हीरालाल देवपुरा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा है, जिसमें सिर्फ 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, सिर्फ 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। सबसे ज्यादा कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, कार्यकाल जो है फरवरी 2023 में 1985 में स्टार्ट हुआ था, मार्च 1985 में इनका कार्यकाल जो है वो एंड हो गया था। 23 फरवरी को शुरू हुआ, 10 मार्च को 1985 के अंदर कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया था। तो सबसे कम मुख्यमंत्री रहने वाले पर्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? इनमें बताना है कौन से जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है उसके नेता नहीं रहे, उसके सदस्य नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे हमको आंसर दिखाना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन से रहे हैं, वो देखते हैं। भैरव सिंह शेखावत है, हरदेव जोशी है, वसुंधरा राजे सिंधिया है, बाकी अन्य कोई भी जो मुख्यमंत्री राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष पर नहीं रहा है, पद पर नहीं रहा है, ये ठीक है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में मंत्री परिषद के न्यूनतम संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो तुमको मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे देखोगे 95 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे संविधान 1991 जो संशोधन हुआ है, अधिनियम हुआ है 2003 के अंदर, इसके जो अनुच्छेद 164 है उसके खंड 1A के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे 15% से अधिक जो है यहाँ पे मंत्री परिषद आपका या फिर मंत्रिमंडल जो है वो नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा आपके पास में मंत्री नहीं होना चाहिए। कुल जो आपकी विधानसभा का जो टोटल नंबर है उसके हिसाब से 15% तक देखोगे ना, तो वहां तक आपको परमिशन है, उसके बाद में यहाँ पे परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अधिकतम संख्या जो है वो 30 है, और जो 200 का 15% है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, मतलब राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री पॉसिबल नहीं है, 30 से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते हो, 12 से कम भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सीटें कितनी है? 200 का हमारे पास में जो 15% आ जाता है वो कितना आता है? 30 आता है। तो 30 सीटों तक हम बना सकते हैं, उसके बाद में नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार राजस्थान के मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 हो सकती है, तो 12 हो सकती है वो चीज। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। परीक्षा एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ज्यादा अनूठी पहल है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और सारे के सारे एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे। ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसी वजह से लाभ इसका जरूर उठाएं, ये चीज आप हमेशा याद रखें, लाभ इसका जरूर उठाएं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्रियों की जो नंबर है, तो ये 7 उप मुख्यमंत्री अभी तक रह चुके हैं, छठा और सातवां अभी के टाइम पे ही बना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और यहाँ पे साथ साथ में प्रेमचंद जी बैरवा, इन दोनों ने 15 दिसंबर 2024 को अपनी शपथ ग्रहण की है, और यहाँ पे अपना कार्यभार जो है वो संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में हम वैसे भी बात कर चुके हैं एक बार। तो यहाँ पे अपन देखें, प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। सबसे पहले कब बने थे? 1951 से लेके 1952 के लिए हमारे पास में सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल थी। जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक रही है, तो बहुत ही कम कार्यकाल था इनका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 97, राजस्थान विधानसभा में लाए गए विश्वास अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ पे अपन बताते हैं कि बहुमत से पारित हो जा, अगर ये बहुमत से पारित हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि जो
ऐसे लोग हैं जो सरकार में नहीं है, वो सारे ये प्रस्ताव लेके आते हैं कि हमें बहुमत चेक करना है, किसी भी जो सरकार है उसका बहुमत चेक करना है, तो उस टाइम पे यहाँ पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुमत से अगर इसको पारित कर दिया जाता है ना, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चीज आपने आई होप सबने पहले पढ़ी होगी, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, संसद लोगों के प्रति जवाबदेह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी करके बैठ गए, ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो अंतिम बार जो है वो 35 बरस पूर्व आया था, 35 साल पहले आया था। किसके खिलाफ आया था, तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ आया था। कब, साल है 1985 का, उस टाइम आया था, और उसके बाद में कोई भी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी तक कितनी बार आ चुका है, तो 13 बार आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं टीकाराम पालीवाल की सरकार के खिलाफ भी आया था, ठीक है। यहाँ पे प्रदेश में विधानसभा में सबसे पहला जो आया था ना, वो टीकाराम पालीवाल की जो सरकार थी उनके खिलाफ आया था। अब तक जो है किसी अविश्वास प्रस्ताव को सरकार बर्खास्त नहीं हुई है, अभी तक ये याद रखना है। ये जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन उससे कभी भी कोई सरकार गिरी नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये सरकार की तरफ से आता है कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, ये चीज वहां पे सरकार को दिखानी होती है। तो इसके अंदर अगर आधे से ज्यादा लोग जो है, इसके ऊपर क्या होती है, पहले चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में अगर इसे आधे से ज्यादा लोग मतदान कर देते हैं कि हमारे पास में बहुमत है, तो इसे पास मान लिया जाता है। और इससे में आपको सरकार को कोई खतरा नहीं होता, सरकार गिरने का कोई चांस नहीं होता। 1990 में राज्य विधानसभा में पहली बार लाया गया था, 1990 में पहली बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव तो आता रहा है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पहली बार आया था। यहाँ पे देखेंगे आप, भैरव सिंह शेखावत ने 29 मार्च 1990 को विश्वास प्रस्ताव रखा था, जिसमें विजयी घोषित हो गए थे और उन्होंने अपनी सरकार आगे चलाई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, भैरव सिंह शेखावत सरकार ने सबसे अधिक बार इसको लेके आए, 3 बार उन्होंने विश्वास प्रस्ताव को रखा है। उसके बाद में देखते हैं अशोक गहलोत ने 2 बार विश्वास प्रस्ताव को लेके आए, एक बार तो 2009 में और दूसरा 2020 के टाइम पे, ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो चुका है, कुल 5 बार ही हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव तो 14 बार आ चुका है, यहाँ पे उसका नंबर जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें आपातकाल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपातकाल के बारे में बताना है कि मुख्यमंत्री वगैरह यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान में आपातकाल कितनी बार हुआ है, कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। आई होप सभी को पता है कि राष्ट्रपति शासन भी क्या होता है, आपातकाल का ही एक तरीका है। तो यहाँ पे 42 दिन तक लागू राष्ट्रपति शासन कब पहली बार हुआ था, सबसे पहले 42 दिन तक रहा था। यहाँ पे देखोगे पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी, किस टाइम पे, यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है आंदोलन करने आ गए थे। यहाँ पे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, उस टाइम पे उन्होंने क्या है, बहुमत द्वारा पेश किया था और सरकार बनने के अवसर मिला। तब ही जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस द्वारा गोलीबारी करने के बाद 13 मार्च 1967 में राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान जो जयपुर था उसके अंदर बहुत सारे आंदोलन देखने को मिल रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे हुआ था। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी थे। प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन थे, तो संपूर्णानंद जो है वो राज्यपाल थे राजस्थान के। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट टाइम पे जो इमरजेंसी थी वो कब लगाई गई थी। सेकंड टाइम पे हम देखते हैं राजस्थान में हरदेव जोशी सरकार के समय 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 54 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। उसमें मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री थे, बीडी जेती देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और वेदपाल त्यागी जो थे वो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल थे। क्योंकि ये परमानेंट नहीं थे तो उस वजह से यहाँ पे कार्यवाहक लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल रघुकुल, जो नेक्स्ट आया हमारे पास में राज्यपाल रघुकुल तिलक जो है उनके टाइम पे आया था। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, नीलम संजीव रेड्डी ने 17 फरवरी 1980 को भैरव सिंह शेखावत सरकार के खिलाफ ये प्रस्तावित किया था। 5 जून 1980 तक ये लगा रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे और यहाँ पे 110 दिन तक ये लागू रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल है, फैक्चुअल डिटेल है। ये चीज वैसे बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम डायरेक्टली ये पढ़ते भी हैं। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, बाबरी विध्वंस हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने राष्ट्रपति
शंकर दयाल शर्मा जो थे उनके अंदर में यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे लगाया गया था। 15 दिसंबर 1992 को लगाया गया था, जो है 15 दिसंबर 1992 को लगाया गया था। 353 दिनों तक ये लागू रहा था। 3 दिसंबर 1993 में इसको राष्ट्रपति शासन को हटाया गया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला यही था। तो हमारे पास में सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 42 दिन का था मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के टाइम पे 1967 में। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 353 दिन का था भैरव सिंह शेखावत सरकार के टाइम पे। तो ये चीज आपको फैक्चुअल है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं। 2 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फटाफट इनको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 99, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 217 जो है उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है हमारे पास में जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कराई जाती है मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के साथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद जो है 217(1) जो है उसके अंदर बताया गया है कि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश है उनका परामर्श चलेगा। उसके बाद में आपको राष्ट्रपति वगैरह उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है मुख्य न्यायाधीश जो है उनके परमिशन लेनी है, उसके बाद में जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलोजियम। कोलोजियम क्या होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कोलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें 2 न्यायाधीश जो है वो सबसे ज्यादा सीनियर और एक सीजीआई, मतलब 3 लोगों की टोटल टीम है। ये 3 लोगों की टोटल टीम होने के साथ में ये क्या करते हैं, यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 100। 100वां प्रश्न है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में, यहाँ पे जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके संबंध में कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनके बारे में हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके हमको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 316 के तहत होती है। ये चीज क्योंकि हमारे पास में पॉलिटी है तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है। ये सारी चीजें जो हमको संविधान में बताई जाती हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा यहाँ पे की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संख्या और योग्यता का लेखन नहीं है, उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर संख्या कितनी होनी चाहिए या फिर योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमको यहाँ पे कोई चीज का पता नहीं है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक अध्यक्ष और 7 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक अध्यक्ष होता है, 7 हमारे पास में सदस्य होते हैं। इसके बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो होते हैं इनको सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये मतलब सरकार की तरफ से हो जाते हैं। इनके जो कितने टाइम तक ये कार्यकाल करेंगे, तो यहाँ पे 6 वर्ष तक कर सकते हैं या फिर 62 साल की उम्र तक कर सकते हैं। 62 साल की अगर उम्र पार हो चुकी है, 6 साल पूरे नहीं हुए, तब भी उनको वहां से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा, वरना ये अपना पूरा 6 साल का जो कार्यकाल है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 317 के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या है, केवल राष्ट्रपति ही है जो क्या कर सकता है, राज्यपाल जो है इनको हटा नहीं सकता। हटाने का परमिशन जो है, हटाने की जो पावर है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है, गवर्नर के पास में ये पावर नहीं होती। जो राज्यपाल होते हैं उनके पास में ये पावर नहीं होती। उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। कौन सी प्रक्रिया, जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के थ्रू ये हटाए जाएंगे। ठीक है, तो संविधान में हमको इतना तो क्लियर दे रखा है कि ये चीज हमको सीधी सीधी बता रखी है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू इनको क्या है, हटाया जा सकता है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला तो है वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, मतलब वो बैंकरप्ट घोषित हो चुके हैं, दिवालिया घोषित हो चुके हैं। उसके बाद में उनको अपना पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, पद से हटना ही पड़ेगा। अगला क्या है, अपने कर्तव्य
के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए वेतन लेते हैं, अपने खुद का जो कार्य है इसके लिए तो वो सैलरी लेंगे ही, लेकिन किसी दूसरे चीज के लिए भी वो अगर सैलरी लेते हैं तो उनको वहां से हटाना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा, तब वो दो चीजों में एक साथ में नहीं रह सकते। तीसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति के मतानुसार मानसिक या शारीरिक दुर्बलता हो, या तो वो किसी तरह से बीमार हो जाए या मानसिक रूप से इतने सक्षम ना रहे कि वो वहां पे काम कर सकते। अगर ये सारी कंडीशन वहां पे आ जाती है तो उस टाइम पे वहां पे उनको अपने पदभार से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास में ये कुछ नियम है जो यहाँ पे इनको इस्तीफा दिलाया जा सकता है या फिर अपने पोस्ट से उनको हटाया जा सकता है। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारा पूरा पेपर डिस्कशन खत्म होता है। यहाँ पे आपको जो परीक्षा एकेडमी है इसको हम सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबाएं, उसके साथ साथ में वीडियोस को लाइक और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो दोस्त है वो परीक्षा में सफल हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सहायता मिल सके। तो यहाँ पे परीक्षा एकेडमी का जो पैटर्न है जिसके अंदर हम एक वातावरण बनाते हैं, जिसके अंदर आप परीक्षा केंद्र पे आते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, आप मेरिट आती है, तो वो सारी चीजों का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा न्यूनतम यहाँ पे जो पैसे हैं वो रखे गए हैं, फीस जो है वो बहुत ज्यादा कम रखी गई है। 250 रुपए से यहाँ पे जो है काफी सारे कोर्सेज जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। जो है ये वीडियो का जो पेपर का जो डिस्कशन है इसको यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ पे आप परीक्षा एकेडमी को विजिट करें, जिससे कि आपको ज्यादा की ज्यादा जानकारी मिल सके, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू।